हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम वातावरण में विकिरण उत्सर्जन को कम करने के सुझाव, गाइडलाइंस टू रिड्यूस रेडिएशंस इन एक्सपोजर, वातावरण में विकिरण के कम उत्सर्जन के लिए कुछ आवश्यक सुझाव निम्नलिखित हैं। तो पहला है, एक्स किरणों का निर्धारण केवल चिकित्सा सुविधा एवं रोग निदान हेतु ही किया जाए। एक्स किरणों को दूसरा, एक्स किरणों का दैनिक प्रयोग करना रोका जाए। छाती तथा पीठ के लिए रोज किरणों से परीक्षण न करके भौतिक परीक्षण किया जाए। टीबी स्क्रीनिंग हेतु चेस्ट रेडियोग्राफी का प्रयोग किया जाए। एक्स किरणों को उत्पन्न करने वाले उपकरणों की क्वालिटी उच्च होनी चाहिए तथा इन उपकरणों का चालन व मरम्मत अच्छे कुशल व सुशिक्षित तकनीशियन द्वारा किया जाए। चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए फोटो फ्लोरोग्राफर प्रकार का एक्स-रे उपकरण का प्रयोग न किया जाए। विकिरण से सुरक्षा, रेडिएशन प्रोटेक्शन। रेडिएशन निम्न 3 सिद्धांतों के आधार पर प्रभाव डालता है: दूरी, वातावरण में रहने का समय, उचित आवरण। यानी कि ये 3 वो हैं जिनके द्वारा रेडिएशन आप पर इफेक्ट डालेगा। वातावरण में विकिरण की तीव्रता इसके स्रोत से प्रभावित वस्तु तक की दूरी के वर्ग के साथ कम होती चली जाती है। विकिरण को वातावरण में रहने का समय कम से कम रखा जाना चाहिए। व्यवसायिक आवश्यकता की दशा में विकिरण की मात्रा जो कि वातावरण में आनी है को न्यून रखा जाना चाहिए। इसके लिए विकिरण पैदा करने वाले स्रोतों को पूर्णतः आवरण देना उचित होगा। जैसे न्यूट्रॉन से विकिरण को रोकने के लिए पैराफिन का प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव तत्व हानिकारक होते हैं जब इन्हें इनहेल सूंघा किया जाता है। इनहेलिंग के दौरान ये कण शरीर में पहुंचकर पुनः शरीर के अंदर विकिरण देते रहते हैं और ये विकिरण तब तक देते रहते हैं जब तक कि ये समाप्त न हो जाए। सांस लेते समय ये कण प्रायः शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इन्हें रोकने के लिए हुड्स, एयर फिल्टर्स, एग्जॉस्ट सिस्टम आदि का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर सूखी सफाई का प्रयोजन नहीं रखा जाता। वहाँ पर रेस्पिरेटर्स व प्रोटेक्टिव कपड़े पहने जाते हैं। ऐसी जगह पर स्मोकिंग व कुछ खाना पीना भी वर्जित होता है। पीने के पानी में कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा की अनुमन्य सीमा होती है जो निम्न प्रकार है। देखिए, मिलावटी रेडियो एक्टिव तत्वों के नाम, अधिकतम सीमा पिको क्यूरी प्रति लीटर पानी। तो रेडियम 26 और रेडियम 288 की संयुक्त मात्रा 5 होनी चाहिए। अल्फा कण प्रक्रिया यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्टिविटी 15, ट्रिटियम 20,000, स्ट्रोंशियम 8, बीटा कण प्रक्रिया 5। तो ये है इनके मानक दे रखे हैं कि कितने कितने होने चाहिए। रेडिएशन के प्रकार, काइंड ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन 2 प्रकार का होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश जो दिखाई देता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इस रेडिएशन में रेडियो तरंगें, अवरक्त किरणें, प्रकाशीय किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें व गामा किरणें हैं। ये किरणें अपनी तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति पर निर्भर करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें फोटोन के गुच्छों के रूप में संचारित होती हैं। इन फोटोन की गति 1,86,282 मील प्रति घंटा होती है। फोटोन की ऊर्जा किरणों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात कम तरंग दैर्ध्य की किरणों में अत्यधिक ऊर्जा व अधिक तरंग दैर्ध्य की किरणों में कम ऊर्जा होती है। इस प्रकार प्रकाशिक किरणों की ऊर्जा ज़्यादा होती है बनस्पतः रेडियो तरंगें जिनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रॉनिक व मैग्नेटिक फेज होता है जो निम्न प्रकार से होती हैं। ठीक है, ये रहा, ये डायग्राम रहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के बाद दूसरा विकिरण है पार्टिकुलेट विकिरण, यानी कि जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं जो अत्यधिक ऊर्जा युक्त होते हैं। इनकी आधी मात्रा होने में लगा समय अर्धायु कहलाता है। इनकी वेदन क्षमता व ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि ये सजीव कोशिकाओं व ऊतकों को नष्ट कर देती हैं। बीटा, अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कॉस्मिक किरणें सभी इस प्रकार के विकिरण के प्रकार हैं। इन विकिरणों की उच्च ऊर्जा इनकी अत्यधिक गति व कम तरंग दैर्ध्य के कारण है। रेडियम 226
कि 1 ग्राम मात्रा 2.7 गुणा 10⁻21 गुणा 1.36 गुणा 10⁻10 अपघटन प्रति सेकंड होती है। क्यूरी रेडियो एक्टिव पदार्थ की वह मात्रा जिसे 7.7 गुणा 10⁻10 अपघटन प्रति सेकंड होते हैं क्यूरी कहलाता है। वास्तव में क्यूरी रेडियोधर्मी पदार्थ की क्रियाशीलता है, उसकी मात्रा क्वांटिटी नहीं है। ऐसा यूनिट में क्रियाशीलता का मात्रा बेक्यूरल है। तो ये बेक्यूरल देखिए, ये भी बेक्यूरल पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिव की मात्रा या यूनिट क्या होती है, बेक्यूरल होती है। देखिए स्ट्रांसियम रेडियोधर्मी पदार्थ में ऐसा 90 प्रकृति में सीमित मात्रा में पाया जाता है। ये रासायनिक रूप से कैल्शियम की तरह है तथा क्षारीय पदार्थ है। नाभिकीय संलयन होने पर ऐसा 90 आइसोटोप उत्पन्न होता है। जीवधारियों को अपने शरीर बिल्डअप के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ये कैल्शियम प्राकृतिक तौर पर उनके भोजन में समायोजित होता है। इस भोजन के साथ ऐसा 90 भी शरीर में चला जाता है। शरीर की हड्डियों द्वारा ये ऐसा 90 अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे बोन मैरो व ल्यूकेसिया जैसी खतरनाक बीमारियां लग जाती हैं। अमेरिका के नाभिकीय शक्ति केंद्रों के आसपास जनसमूह में कैंसर से मृत्यु दर में काफ़ी इजाफा हो रहा है। पेनिसिल्वेनिया में 90 मेगावाट के नाभिकीय पावर प्लांट से उत्सर्जित विकिरण से 1958 में 1968 के दौरान 40% लोग कैंसर से प्रभावित हुए। ये प्रभाव विकिरण के वायु एवं पानी उपस्थिति के कारण हुआ। इसी प्रकार मिशिगन में बिग रॉक पॉइंट पर 75 मेगावाट के भाप रिएक्टर से मृत्यु दर 60% बढ़ गई। वास्तव में ऐसा 90 वायु से वर्षा द्वारा मृदा से पेड़ पौधों चारे के जानवर द्वारा खाने पर उनके दूध में ऐसा आ जाता है। साथ साथ ये पेड़ पौधों से उत्पाद अनाज फल फूल आदि में आ जाता है, जिसको खाने से ऐसा 90 शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार नाभिकीय संयंत्र के गर्म होने पर पानी के ठंडा किए जाने की प्रक्रिया में पानी नदी तालाबों नहरों में छोड़ दिया जाता है। ये पानी पौधे आने से अथवा खेतों में सिंचाई करने से पेड़ पौधे उत्पादों से सीधा शरीर में प्रवेश कर जाने से घातक बीमारियां बढ़ जाती हैं। रेडिएशन की दर व समय की गुणा के बराबर होती है। माना एक श्रमिक 50 मिली रैम प्रति घंटा की दर से कुल रेडिएशन 200 मिली रैम प्राप्त करता है, तो इस श्रमिक का संपर्क समय बताएं। डोज इज इक्वल टू डोज रेट मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि 200 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई टाइम, यानी टी इज इक्वल टू 4 आवर। 8.10 का ए दूरी, रेडिएशन का दूरी के साथ दो प्रभाव बदलता रहता है। रेडिएशन की तीव्रता दूरी के वर्ग के अनुपाती अनुपाती होता है, यानी कि डी इज प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि डी इज इक्वल टू के इंटू 1/r dr² इक्वल टू के, जहाँ के एक नियतांक है। तो d1r1² इक्वल टू d2 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर नहीं होगा। d1 इज डोज रेट था r1 स्रोत से दूरी, d2 डोज रेट तथा r2 स्रोत से दूरी। यदि गामा रेडिएशन की तीव्रता स्रोत से 2 मीटर दूरी पर 50 मीटर रैम पर आवर है, तो कितनी दूरी पर ये तीव्रता 4 मीटर रैम 4 आवर होगी। तो d1r1² इक्वल टू d2r2² 50 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई r2², यानी कि कितना होगा 5 मीटर। इस प्रकार से आप इसका क्या करते हैं, रेडिएशन निकालते हैं। बात करते हैं रेडियोधर्मी कवच की, शील्डिंग ऑफ रेडियो एक्टिव। तो रेडियोधर्मी पदार्थ के विकिरण से बचने के लिए उनको कवच में रखना पड़ता है। चूँकि विभिन्न धर्मियों की वेधन क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग प्रकार की कवच व्यवस्था करनी होती है। अल्फा कण आसानी से अवशोषित हो जाते हैं, जिन्हें एक पतले पेपर से भी रोका जा सकता है। इस प्रकार अल्फा कण कभी भी कवच चयन करने में परेशानी पैदा नहीं करते। बीटा विकिरणों की क्षमता ज़्यादा होती है। रोकने के लिए 1 सेंटीमीटर मोटी परस्पेक्स की शीट से रोका जा सकता है, अथवा 1 सेमी मोटी एल्युमिनियम की शीट से भी बीटा कणों को रोका जा सकता है। गामा एवं एक्स किरणों के लिए कवच से गुजर की जानने क्षमता देखी जाती है, जिसके लिए
D0 बिना कवच के डोज रेट यानी कि dt इक्वल टू D0 e−5 म्यू टी, जहाँ dt कवच की टी मोटाई से गुजर रहा है विकिरण का डोज रेट है और म्यू कवच द्वारा रेखीय अवशोषण गुणांक है तथा टी मोटाई है, लॉग बेस्ट है। हाफ वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। विशेष क्या है? अनियंत्रित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहाँ के विकिरण की मात्रा दर 0.75 मिली रैम प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगहों पर श्रमिक 40 घंटे प्रति सप्ताह पर अधिकतम 50 सप्ताह यानी कि वर्ष तक कार्य कर सकता है। 50 सप्ताह प्रति वर्ष तक कार्य कर सकता है। नियंत्रित क्षेत्र कंट्रोल्ड एरिया ऐसा क्षेत्र जहाँ विकिरण की मात्रा दर डोज रेट यानी कि 0.75 मिली रैम पर आवर से अधिक व 2.5 मिली रैम प्रति घंटा तक रहती है। ऐसी जगहों पर 20 सप्ताह प्रति वर्ष तक कार्य श्रमिक द्वारा किया जा सकता है। प्रतिबंधित क्षेत्र रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऐसा क्षेत्रों में विकिरण की मात्रा दर 2.5 मिली रैम पर घंटे से अधिक रहती है। चूँकि कर्मचारी अथवा श्रमिक की अधिकतम मान्य मात्रा दर सहन करने की 5 रैम प्रति वर्ष है अतः एक वर्ष में केवल 13 सप्ताह ही कर्मचारी के लिए कार्य करने के पर्याप्त होंगे। डोज मीटर, फिल्म बेज, फास्ट न्यूट्रॉन ट्रैक प्लेट्स, क्रिटिकलिटी, लॉकेट, क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर, थर्मोन्यूक्लियरोमीटर, इन्हें आप सब पढ़ लें। थर्मो ल्यूमिनेसेंट डोज मीटर, रेडियो एक्टिव विकिरण का मॉनिटरिंग, बीटा किरणों बात करते हैं हम। इसके बाद फुकुशिमा में हाइड्रोजन विस्फोट रोकने की कवायद। देखिए फुकुशिमा यानी कि जापान में आए भूकंप से सुनामी की कहर से फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में हाइड्रोजन विस्फोट को रोकने के लिए रिएक्टरों में नाइट्रोजन गैस भरी जा रही है जो हाइड्रोजन गैस को ख़त्म कर देगी। संयंत्र से हो रहे रेडियोधर्मी रिसाव से 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में लापता 250 लोगों को ढूंढने का काम शुरू हो गया है। तो ये रिपोर्ट है। यहाँ से देखिए जापान में यहाँ से रेडिएशन हो रहा है। समुद्र के पानी में खतरनाक रेडिएशन फैल रहा है। ठीक है, ये आप रिपोर्ट पढ़ लें। रेडियोधर्मी जल का रिसाव का रिपोर्ट है ये, बस कुछ नहीं है। ठीक है, और जापान की वो है क्या क्या इफेक्ट पड़ा है इन चीज़ों का। और देखिए क्वेश्चन है इसके चैप्टर नंबर 8 के, इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।